नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रश्न है आदिकाल का नामकरण वह करेंगे। इससे पहले हमने आदिकाल की प्रस्तुतियाँ कर ली थी। आज हम नामकरण के बारे में देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया है। ठीक है, उसकी प्रस्तुतियों को देखकर, उसकी विशेषताओं को देखकर उन्होंने क्या क्या नाम दिया है आदिकाल को, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग राइटरों ने। जो पहले एक चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, कि मिश्र बंधु है, उन्होंने आदिकाल का नामकरण आदिकाल दिया है। ठीक है, उन्होंने आदिकाल कहा है मिश्र बंधु ने। आगे आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया है। आगे आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने बीज बपन काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल तथा चारण काल कहा है। नेक्स्ट आते हैं राहुल सांकरतायन, इन्होंने सिद्ध संबंध काल कहा है आदिकाल को। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी आदिकाल नाम दिया है आदिकाल को। अब हम इसका विस्तार में देखते हैं कि इन्होंने किन किन रीजनों से इनको नाम दिए हैं अपने अपने हिसाब से। देखो, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल की साहित्य सामग्री की प्रामाणिकता का कोई ठोस आधार अभी तक नहीं मिल सका है। ठीक है, इसकी जो ठोस आधार है, इसकी प्रामाणिकता का, इसके साहित्य की जो प्रामाणिकता है, कहते हैं कि उसका ठोस आधार अर्थात हमें अभी ठोस सबूत नहीं मिले जो सच्चे तौर पर कहे जा सके कि हाँ ये ठीक है। ठीक है, जिसके कारण इस काल के नामकरण की समस्या अभी तक सुलझ नहीं सकी है। साधारणतः इतिहासकारों ने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के साहित्य रचना काल को हिंदी साहित्य का आरंभिक काल कहा है। विभिन्न विद्वानों ने इस काल का नामकरण अपने अपने तौर पर दिया है। कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों के मत यहाँ प्रस्तुत है। देखो, पहला आता है मिश्र बंधुओं का नामकरण, कि मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है। पहला आता है आदिकाल। ठीक है, इन्होंने क्या नाम दिया है, आदिकाल, मिश्र बंधुओं ने। विस्तार देखो इसका। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल की संज्ञा दी। ठीक है, ये जो मिश्र बंधु विनोद है ना, ये इनका एक ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का। ठीक है, तो इन्होंने अपने मिश्र बंधु विनोद अपना जो ग्रंथ लिखा है उसमें आदिकाल को आदिकाल के नाम की ही संज्ञा दी है। उन्होंने अपने नामकरण के संबंध में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया है। ठीक है, उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया कि इसका हमने आदिकाल नाम क्यों रख गए, कोई रीज़न नहीं बताया। चूँकि ये युग हिंदी साहित्य का आदि युग था, आदि अर्थात पहला युग था, अतः उन्होंने इसे आदिकाल की संज्ञा से विभूषित किया। इस नामकरण में वैज्ञानिक पद्धति का सर्वथा अभाव था, अर्थात कि उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया कि वो क्यों इसका नाम आदिकाल रख रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस नामकरण में क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति का यहाँ पर क्या है, सर्वथा अभाव है। नेक्स्ट देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण दिया है वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी। अपने मत के पक्ष में उन्होंने रासो ग्रंथों को आधार बताया। ठीक है, इन्होंने जो रीज़न बताया कि वो वीरगाथा काल क्यों कह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने क्या, एक रासो ग्रंथ थे तब लिखे जाते थे आदिकाल में, उसको आधार बताया। ठीक है, कि मैंने उसके तौर पर इसका नाम वीरगाथा काल रख रहा हूँ। किंतु इनमें से अधिकांश ग्रंथ या तो काल के बाद की रचनाएं सिद्ध हुए या फिर उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध थी। कहते ये जो रासो ग्रंथ थे ना, इसका जो क्या थे कि जहाँ तो ये आदिकाल के बाद के ग्रंथ साबित हुए बाद में। ठीक है, कि जो उस टाइम के नहीं थे, जहाँ फिर जो इसकी प्रामाणिकता थी वो क्या थी, संदिग्ध थी, अर्थात डाउटफुल थी। रचनाएं केवल नोटिस मात्र थी। ठीक है, शुक्ल जी ने विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ को छोड़कर अन्य सभी ग्रंथों को वीर कथात्मक मानते हुए इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। ठीक है, उन्होंने वीर गाथा काल किस आधार पर किया है, रासो ग्रंथों के आधार पर। उस समय आदिकाल में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, युद्ध होते थे। ठीक है, तो इस कारण तब जो वीरों के आधार पर रचनाएं रची जाती थी, जो रासो ग्रंथ थी। ठीक है, कि उनकी वीरता का गान होता था उसमें, तो इसीलिए उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, वीरगाथा काल। रासो ग्रंथों को आधार बताकर सिर्फ दो चीज़ें छोड़ी है इन्होंने, विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ, क्योंकि जो पदावली है वो श्री कृष्ण को आधार बनाकर लिखी गई है, और जो खुसरो की पहेलियाँ तो आप समझते हो क्या होती हैं। ठीक है, वो अलग अलग विषय होते हैं उसके।
आगे आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्री मेनारिया जी ने अधिकांश आधार ग्रंथों की प्रामाणिकता को संदिग्ध मानते हुए शुक्ल जी के नामकरण से असहमति प्रकट की है। मेनारिया जी खुमान रासों को आदिकालीन रचना नहीं मानते। श्री नाटा जी ने तो इसका रचना काल संवत 1730 से संवत 1760 के बीच दिया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान रूप में पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता भी सिद्ध नहीं हो सकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शुक्ल जी ने विजयपाल रासो को वीर गाथात्मक रचना माना है। ठीक है, जो आदिकाल का ग्रंथ है विजयपाल रासो, उसको क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, वीर गाथात्मक रचना मानते हैं। जबकि जे एक श्रृंगार काव्य है। ठीक है एक श्रृंगार काव्य, लेकिन इन्होंने क्या माना है, वीर गाथात्मक। संपूर्ण ग्रंथ प्रेम प्रसंगों से भरा है। ठीक है, श्रृंगार है इसलिए क्या है उसमें प्रेम प्रसंग है। श्रृंगार के दो भाग होते हैं, वियोग पक्ष, संयोग पक्ष। तो इसमें क्या है, संयोग पक्ष होगा पूरा का पूरा, इसलिए इसमें प्रेम प्रसंग से जो भरा हुआ है। साथ ही खुमान रासो, हमीर रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि ग्रंथ एकदम अनैतिहासिक है। ठीक है, अनैतिहासिक अर्थात हम इसको ऐतिहासिक नहीं मान सकते। जो सारे ग्रंथ हैं खुमान रासो, हमीर रासो, जय चंद्र प्रकाश, जो सारे ग्रंथ हैं आदिकाल के। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि जिन रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया वह निम्नलिखित कारणों से अनुपयुक्त है। ठीक है, अर्थात कि वो है ही नहीं वीर गाथा जिसको कहा है उसके आधार पर इस नामकरण में इस युग के धार्मिक साहित्य की पूर्णतः उपेक्षा की गई है कि सिर्फ उस समय अकेला वीरों का ही गान नहीं हुआ था, उनके साहित्य में धार्मिक साहित्य भी था। आदिकाल में जो सिद्धनाथ उनके आधार पर चल रहा था, जैन साहित्य के आधार पर, उसकी क्या की गई है, धार्मिक साहित्य की पूर्णतः उपेक्षा की गई, उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है, जो कि इसकी व्यापक प्रवृत्ति का परिचायक है। इस युग का नामकरण जिन रचनाओं के आधार मान कर किया गया इसमें अधिकांश अप्रमाणिक है। ठीक है, जो ग्रंथ इन्होंने बताए हैं कि इसके आधार पर मैं इसका नाम वीर गाथा काल बता रहा हूँ, तो विद्वान कहते हैं कि ये जो इनके ग्रंथ हैं वो क्या है, अप्रमाणिक हैं। ठीक है, प्रमाणिक नहीं है, कुछ मात्र नोटिस मात्र हैं तथा कुछ का रचना काल बाद का सिद्ध हो चुका है। अतः शुक्ल जी के नामकरण वीर गाथा काल को हम उपयुक्त नहीं मान सकते। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का समर्थन किया है। ठीक है, आचार्य श्याम सुंदर दास ने भी इसका नाम क्या दिया है, वीरगाथा काल नाम ही दिया है, उनका समर्थन किया है। नेक्स्ट आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नामकरण इन्होंने बीज बपन काल दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को बीज बपन काल की संज्ञा दी है। देखो, उनके नामकरण का आधार इन्होंने क्या आधार दिया है इसका, कि इस युग में क्योंकि अनेक प्रवृत्तियां का उद्भव हुआ तो इसे बीज बपन काल कहना चाहिए। क्या है कि उस समय क्या था, आदिकाल में अनेक प्रवृत्तियों ने जन्म लिया था, अलग अलग प्रवृत्तियां थी जिन्होंने जन्म लिया था, इसलिए उन्होंने इनका नाम क्या कहा, बीज बपन काल। सूक्ष्मता से विचार करने पर हम पाते हैं कि इस युग के हिंदी साहित्य में किसी भी नई साहित्यिक प्रवृत्ति ने जन्म नहीं लिया। तो विद्वान कहते हैं कि उस समय किसी नई साहित्यिक प्रवृत्ति ने जन्म नहीं लिया था, बल्कि इस युग की सारी ही प्रवृत्तियां अपभ्रंश आदि के पूर्ववर्ती साहित्य की परंपरा का विकास थी। ठीक है, आदिकाल से पहले एक युग चल रहा था अपभ्रंश काल, अपभ्रंश भाषा थी। ठीक है, अपभ्रंश तो वो कह रहा है कि अपभ्रंश आदि के पूर्ववर्ती साहित्य की परंपरा का विकास हो रहा था उस समय, तो कोई नया जो साहित्य की प्रवृत्ति थी वो जन्म नहीं ले रही थी। अतः द्विवेदी जी का नामकरण भी उपयुक्त नहीं माना जा सकता, इसका नाम भी उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया है ऐतिहासिक विद्वानों ने। नेक्स्ट देखो, आगे आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नामकरण। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नामकरण दिया, संधि काल तथा चारण काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत था कि इस युग में क्योंकि अपभ्रंश की समाप्ति और प्राचीन हिंदी का उद्भव हुआ अतः संधि काल कहना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ों के बीच का जो काल होता है उसको संधि काल बोलते हैं। ठीक है, संधि रेखा मानते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि अपभ्रंश की समाप्ति हो रही थी। ठीक है, आदिकाल का जो पहले का युग था अपभ्रंश चल रहा था, वो बोल रहे कि तब इसकी समाप्ति हो रही थी और प्राचीन हिंदी का उद्भव हो रहा था, उसके बीच में ये कौन सा काल आता है, आदिकाल। तो उन्होंने इसका क्या नाम दे दिया, संधि काल इसको कहा। आपने
संवत 750 से 1000 तक की रचनाओं को संधि काल में रखा है। ठीक है, जो 750 से 1000 तक की रचनाएं हैं उसको संधि काल माना है। और ये संवत 1000 से 1375 तक के काल को आपने चारण काल की संज्ञा दी है, क्योंकि इस काल में चारणों द्वारा अपने आश्रयदाताओं से के प्रशस्ति गान की प्रवृत्ति अधिक होने की बात वह मानते हैं। ठीक है, अपने चारणों द्वारा, चारण अर्थात उस समय के जो कवि थे वो क्या करते थे, आश्रयदाता अर्थात जिसके संरक्षण में रहते थे, जिस राजा के संरक्षण में रहते थे उसका प्रशस्ति गान करते थे, उसकी प्रशंसा का गान करते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से, जिन्होंने माना है। हमारे मत में किसी भी युग के दो नाम देना उचित नहीं है और ना ही इस युग की शैलियों और व्यक्तियों को बांटना युक्ति संगत है। दूसरे, ये नामकरण भाषा के आधार पर किया गया है। ऐसा करने से हिंदी साहित्य का विकास और परिवर्तन क्रम का अध्ययन असंभव हो जाएगा। तीसरे, इस युग के जैन साहित्य को कहीं भी स्थान ना मिल पाएगा, अतः डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नामकरण भी उपयुक्त नहीं है। इसको भी इन्होंने इतिहासकारों ने नेग्लेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है श्री राहुल सांकरतायन का नामकरण। इन्होंने क्या नाम दिया है, सिद्ध समंत काल। महापंडित राहुल सांकरतायन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। इस नामकरण के मूल में उन्होंने शुक्ल जी की भांति ही प्रवृत्ति विशेष को आधार बनाया है। ठीक है, उस समय की जो प्रवृत्तियां थी, जो विशेषताएं थी, उसको आधार बनाया है इन्होंने भी। उनके विचार अनुसार ये नाम अधिक सार्थक है, क्योंकि इस युग में एक और सिद्धों की वाणी गूंज रही थी तो दूसरी ओर सामंतों की स्तुति हो रही थी। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या नाम बता दिया, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध होता है कि सिद्धों की वाणी गूंज रही थी, उन्होंने अपना आधार बताया है। और दूसरी थी सामंतों की स्तुति हो रही थी। सामंत अर्थात जो राजा लोग थे, ठीक है, जो राजा थे, बादशाह थे, उनकी क्या हो रही थी, स्तुति हो रही थी। सामंत का अर्थ होता है राजा या बादशाह। राहुल जी का ये नामकरण भी सार्थक नहीं है, क्योंकि एक तो सिद्ध साहित्य अपभ्रंश में है और सामंत साहित्य हिंदी में। ठीक है, जो सिद्ध साहित्य की भाषा थी, जो सिद्धों ने अपनी रचनाएं रची थी, सिद्ध लोगों ने, उनकी जो भाषा थी उनके साहित्य की, वो अपभ्रंश भाषा थी। ठीक है, अपभ्रंश एक भाषा है। और जो सामंत साहित्य था, सामंत साहित्य अर्थात जो राजा के प्रशस्ति गान था, वो किस भाषा में लिखा गया था, हिंदी में। दूसरे, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये नाम अनुपयुक्त है। ठीक है, राहुल जी ने अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को एक भाषा माना है, जो सही नहीं है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग भाषाएं तो इन्होंने एक मान लिया है, इसलिए वो कहते हैं ये सही नहीं है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण। इन्होंने नामकरण दिया है आदिकाल। अब इन्होंने क्या तर्क दिया है वो देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नामकरण में निर्णात्मक योगदान दिया है। ठीक है, उनके मतानुसार ये कालखंड विविध विकासोन्मुख प्रवृत्तियों का युग है। ठीक है, ये क्या मानते हैं कि इसमें बहुत सारे विकासोन्मुख प्रवृत्तियां हो रही थी इस युग में। जिस साहित्य को शुक्ल जी ने धार्मिक और सांप्रदायिक कहकर उपेक्षा कर दी है, उसमें भी सहज और उदात्त मानवीय भावनाओं के दर्शन होते हैं तथा धर्म, अध्यात्म या संप्रदाय विशेष का नाम साहित्य की सहज प्रेरणा में बाधक नहीं हो सकता। यदि हम ऐसा मान ले तो भक्ति काल का समुच्चा साहित्य हमें एक तरफ रख देना होगा। इसके अतिरिक्त श्रृंगार लोक रुचियाँ में विविधता थी, इस युग में देखी जा सकती। अर्थात इस युग में अनेक प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही थी। श्रृंगार भी थी, लोक रुचियाँ भी थी, धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी थी, और जो राजा लोग थे उनकी प्रशस्ति गान भी था। ठीक है, विविध प्रवृत्तियाँ थी इसमें। अतः डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस काल को वीर गाथा काल ना कहकर आदिकाल कहना अधिक संगत मानते हैं। यदि वे स्वयं इस नामकरण से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये नामकरण भ्रामक धारणा की सृष्टि करने वाला है, किंतु उन्होंने कहा है कि यह नाम बुरा नहीं है। द्विवेदी जी के इस काल को बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल माना है। ठीक है, इन्होंने जो द्विवेदी जी इन्होंने क्या तर्क दिया है कि इस काल को उन्होंने क्या माना है, परंपरा प्रेमी, दूसरा रूढ़िग्रस्त था, तीसरा सजग और सचेत कवियों का काल माना है, जो उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचायक है। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है जो रियलिटी है, वास्तविकता है।
अतः द्विवेदी जी का नामकरण आदिकाल ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखो आदिकाल का नामकरण सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने भी दिया था, इसका नामकरण किया था आदिकाल, लेकिन उन्होंने क्या था, कोई आधार नहीं स्पष्ट किया था कि वो इसका आदिकाल नाम क्यों रख रहे हैं। उनका वैज्ञानिक नहीं था नामकरण, उन्होंने कोई आधार नहीं दिया था, कोई प्रमाणिक सबूत नहीं दिया था, तो इसलिए विद्वानों ने उसका नाम क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था, अनुपयुक्त मान लिया था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण आदिकाल किया है। और इसका आदिकाल विद्वानों ने नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्होंने एक आधार बताया है कि उन्होंने वो क्यों रख रहे हैं इसका नामकरण। ठीक है, ये वाला। तो आगे देखो कि इसी नाम को अधिकांश इतिहासकारों विद्वानों ने मान्यता दी है। हिंदी साहित्य में आज तक जो प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, उन सबका आदिम बीज हमें इस युग आदिकाल के साहित्य में खोज सकते हैं। इस युग की आध्यात्मिक, सांगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियां का विकास हम प्रवर्ती युगों के साहित्य में देखते हैं। लास्ट में देखो कि द्विवेदी जी के मत से सहमत होते हुए हम हिंदी साहित्य के आरंभी काल को आदिकाल नामकरण अधिक संगत मानते हैं। ये था आपका प्रश्न। आदिकाल का नामकरण ये यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।